हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है और वीडियो एंड तक देखने के साथ साथ भी जो लोग नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ऐसी वीडियोस में रोजाना आपके लिए लाता रहता हूँ। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के क्वेश्चंस के रिवीजन से और रोजाना की तरह हम लोग 1 मिनट में क्विकली रिवीजन करते हैं पिछले दिन का करंट अफेयर, उसके बाद आज के दिन के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। 20 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में जापान ने चांद मिशन स्लिम लॉन्च किया। ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की घोषणा की है और इसके तहत ये बन गया है 5वां देश। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी और 18 से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में 9वां पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसके अलावा अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान रामलला की 51 इंच मूर्ति को अप्रूवल मिला हुआ है और यही मूर्ति सिलेक्ट की गई है राम मंदिर में स्थापित करने के लिए। 3 मूर्तिकारों की मूर्ति को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसमें फाइनलाइज की गई अरुण योगीराज जी की मूर्ति को। मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने वाली और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी बन गई है एप्पल। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के लिए अभी जो गाइडलाइंस जारी की गई है, इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। कोई भी कोचिंग संस्थान जो है वो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सचिव ने भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कोच्चि केरल में उद्घाटन किया है। 8वां बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और अयोध्या राम मंदिर पर डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया है। ये था कल का दिन का क्विकली करंट अफेयर जिसका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी फ्री में, तो आप वहां से इसका फायदा उठा सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया? तो दोस्तों टाटा ने एक बार फिर से अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप मतलब ये कि जो भी टूर्नामेंट होता है उसके पहले जो कंपनी का नाम लिया जाता है ना, वही होता है उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप। यानी कि टाइटल के पहले लिया जाने वाला जो नाम होता है वो कंपनी टाइटल स्पॉन्सर हुआ करती है। जैसे आप आईपीएल बोलते हो तो आप बोलते हो टाटा आईपीएल 2023 या 2024 वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही होता है। तो यानी कि टाटा ने स्पॉन्सरशिप अपनी हासिल दोबारा से कर ली हुई है, मतलब इनका इस बार कंप्लीट हो जाना था। 2022 और 2023 के लिए इन्होंने हासिल करी हुई थी, वीवो को रिप्लेस किया था और उसके बाद अब ये 2024 से लेकर के अगले 5 वर्षों तक ये राइट इनके पास ही रहेगा। मतलब बिडिंग प्रक्रिया हुई और उस बिडिंग में इन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगा करके ये हासिल कर ली। हालांकि इनके पास एक प्रायोरिटी रहती है, मतलब जो पिछला स्पॉन्सर रहता है उसके पास राइट टू मैच कार्ड होता है और इसका यूज करते हुए इन्होंने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। बिरला ग्रुप वगैरह भी और भी कई लोग थे बिडिंग में, लेकिन टाटा को दोबारा से हासिल हो गई है। ठीक है जी। अब देखो ये आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप है अगले 5 वर्षों के लिए, यानी 2024 से लेकर 2028 तक के सीजन के लिए। मैंने आपको डब्ल्यूपीएल के बारे में भी बताया था कि डब्ल्यूपीएल का 2023 से लेकर के 2027 तक का, यानी कि ये भी 5 वर्षों का टाटा ने ही अपना स्पॉन्सरशिप हासिल किया हुआ है। तो टाटा डब्ल्यूपीएल यानी विमेंस प्रीमियर लीग का भी और टाटा ही आईपीएल का भी, दोनों का टाइटल स्पॉन्सर इसके पास है। टाटा ग्रुप के सीएमडी हैं नटराजन चंद्रशेखरन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि आईपीएल के अभी तक के सीजन का किसने स्पॉन्सर किया है टाइटल के रूप में। तो देखो 2008 से आईपीएल शुरू हुआ था, ये तो पता ही है। तो उस टाइम पर 2008 से लेकर 2012 तक डीएलएफ नाम की एक कंपनी थी, वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही थी और 40 करोड़ रुपए एनुअल स्पॉन्सरशिप फी के रूप में दे रही थी बीसीसीआई को। पेप्सीआई 2013 से 2015 तक इसने स्पॉन्सर किया। वीवो का टाइम सबसे लंबा रहा, 2016 से 2017 तक रहा, फिर 2018-19 तक रहा। 2016 से 17 के बीच में 100 करोड़ की डील हुई थी। फिर दोबारा जब बिडिंग हुई तब 440 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने की ये बिडिंग में आया था। फिर 2020 में आप देखते हो कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ा, उसके बाद फिर बैन चाइना के तहत एक्चुअली में ये इसका टेन्योर और आगे ही तक था, लेकिन यहीं पर बीसीसीआई ने कैंसिल कर दिया था
क्योंकि वीवो चाइनीज कंपनी है। फिर ड्रीम 11 एक वर्ष के लिए टाइटल स्पॉन्सर रही, 222 करोड़ रुपए दी थी। अब देखो यहाँ ये 440 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दे रही थी, लेकिन बैन चाइना एक सेंटिमेंट को लेकर के बीसीसीआई 222 करोड़ पर ही मान गई ड्रीम 11 से। फिर वीवो आई 2021 में, जब मामला शांत हुआ था 2021 में एक बार फिर से वीवो जो है ये 440 करोड़ रुपए दी 2021 के लिए। लेकिन फिर टाटा आया, टाटा ने 2022 और 2023 के लिए 335 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देने के साथ डीलिंग कर ली। इस बार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देने के लिए तैयार हुआ है। 5 वर्षों के लिए टाटा ने स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। क्लियर है? ये तो रहा आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की बात। अगर हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बारे में बात करें तो एक तो ये जब स्थापित हुआ था तभी समझ लो कि एक यूनिकॉर्न था। 2008 में जब शुरू हुआ था तभी इसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर थी। तो ये है इंडिया का पहला यूनिकॉर्न कंपनी। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की पहली यूनिकॉर्न क्या है तो आप बताएंगे आईपीएल। दूसरी बात, अभी तक इसके हो चुके हैं 16 सीजन, और इस 16 सीजन में 5 बार मुंबई ने जीता हुआ है, मुंबई इंडियंस। 5 बार जो है वो सीएसके ने जीता हुआ है, चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार जीता हुआ है। 2 बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता हुआ है, 1 बार सनराइजर्स हैदराबाद में जीता है, 1 बार गुजरात टाइटंस ने जीता हुआ है, 1 बार सबसे पहला वाला राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, और 1 बार ही जीता हुआ है डेक्कन चार्जर्स नाम की एक टीम हुआ करती थी, 2009 में जीता था। तो इस प्रकार से ये 16 सीजन के विजेता रहे हैं। अभी वर्तमान चैंपियन जो है वो चेन्नई सुपर किंग है, और जिसने गुजरात टाइटंस को हराया था पिछली बार। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों इस बार 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसको प्रदान करेंगे। तो 19 बच्चों को इस बार दिया जाएगा। अब इन 19 बच्चों को कई कैटेगरीज में, कई सेक्टर में दिया जाएगा। कुछ को दिया जाएगा ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए, कुछ को दिया जाएगा सामाजिक सेवा के लिए, कुछ को दिया जाएगा इनोवेशंस के लिए, है ना? तो 19 ऐसे चिल्ड्रंस चुने गए हैं। इनको 22 जनवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानित करेंगे। इसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। बहादुरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, नवाचार, इन सब सेक्टर में। आइए लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आदित्य विजय ब्राह्मणे, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये भी छोटा बच्चा था, महाराष्ट्र में वीरता के लिए इसको दिया गया। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के लिए, और यहाँ पर ऐसे पूरी लिस्ट दी गई है, आप रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पास करके। ये आर्य सूर्य प्रकाश है, जिनका नाम छिपा हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, और ये खेल की श्रेणी में पाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किस देश ने सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलने वाली अनोखी बैटरी का निर्माण किया है? तो किसने किया है, कौन कर सकता है? चाइना। चाइना ने दोस्तों एक ऐसी बैटरी बनाने की घोषणा की है, मतलब अभी बनकर तैयार नहीं हुई, अभी इस पर काम चल रहा है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये बन जाएगी। तो ये बैटरी ऐसी बैटरी होगी जो एक सिंगल चार्ज पर करीब 50 सालों तक चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये बैटरी आज तक कभी बनी नहीं है या ऐसी कोई है, तो होती नहीं है, होती है, लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं डिवाइसेस वगैरह ना, उसके लिए कोई ऐसी बैटरी नहीं थी अभी तक, क्योंकि ये सब कॉस्टली भी होती हैं, हमको प्राइस भी देखना होता है। लेकिन चाइना ने अभी ये क्लेम किया है कि हम ऐसी बैटरी बना देंगे जो स्मार्टफोन में लोग यूज कर पाएंगे, ड्रोन्स वगैरह में लोग यूज कर पाएंगे, और वो सिंगल चार्ज में 50 सालों तक चलेगी। ऐसी कौन सी बैटरी होगी? एक्चुअली में ये परमाणु बैटरी होगी, न्यूक्लियर बैटरी होगी, और इसका यूज इससे पहले भी होता आया है। आप नाम सुने होंगे पेसमेकर का। पेसमेकर जो होता है, जो हार्ट से रिलेटेड जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके हार्ट में भी प्लांट किया जाता है, अगर जिनको दिल की धड़कन की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए पेसमेकर लगाया जाता है। लाखों रुपए का सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद लगाया जाता है। तो जब लाखों रुपए की बात आ गई तो वहां पर तो बैटरी लगाया ही जा सकता है परमाणु, तो वो तो चल गया। अब स्मार्टफोन जो है, इसमें अगर बैटरी ही लाखों की हो जाएगी तो बाकी चीज़ों में कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया है कि हम बना रहे हैं ऐसा। ये चीन की एक कंपनी है बीटा वोल्ट टेक्नोलॉजी, तो वो इस बैटरी पर काम कर रही है, और जल्द ही सिंगल चार्ज वाली ये 50 साल तक चलने वाली बैटरी पर बन जाएगा इसके थ्रू। और इसने कहा है कि 1 ग्राम बैटरी में 3300 मेगावाट घंटे या कहीं मेगावाट आवर स्टोर कर सकेगी। ये 10 गुना से ज्यादा अधिक ऊर्जा घनत्व तो इसका होता है, जो वर्तमान में लिथियम बैटरियां होती हैं उनके मुकाबले। ओके, तो चाइना ये ऐसा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं।
चाइना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर देखो, एक दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ना आप करंट अफेयर पढ़ने आते हो, तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि करंट अफेयर के ही पॉइंट्स आपको रिवाइज कराए जाएं। बहुत ज़्यादा करके उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके बता दिया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा आपका जीके जो होता है ऑर्डिनरी, वो मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको 25 मिनट के अंदर कंटेंट देना होता है, और दूसरी बात, आपको करंट अफेयर का ही रिकॉल करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर ही आप पढ़ने आए हो। अब इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि इतिहास, भूगोल, बाबर, हुमायूं, ये सब तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ें तो आपको नॉर्मली किताबों में मिल ही जाती है, तो उसको आप पढ़ ही सकते हो और एक ही बार में पढ़ सकोगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर चीज़ें रोज बदलती हैं, इसलिए आप करंट अफेयर के लिए हमारे पास कमेंट किया करो। कृपया ऐसे कमेंट्स ना किया करो कि बस जी के भी इसी में ले लीजिए, और वो भी ले लीजिए, ये भी लीजिए, भूगोल भी ले लीजिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएगी ना भाई। देखो, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन ये किया जाएगा, मतलब चाइना में। आइंस्टीन प्रोब इन्होंने अभी लॉन्च किया है। डोंग जून यहाँ के रक्षा मंत्री बने हुए हैं, पिछले रक्षा मंत्री तो गायब कर दिए गए। सबसे गहरी लैब पृथ्वी पर इसने बनाई हुई है, और दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट इसने लॉन्च किया था अभी। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर इसने शुरू किया था, और एक प्रांत एक नीति योजना इसने भी शुरू की। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चाइना में शुरू हुआ है। इसने दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट भी निर्मित कर लिया है चाइना ने। अगला, हाल ही में कहां पर मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई? तो दोस्तों, मछली की आबादी को बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है अभी केरल में। केरल के कोच्चि में कुछ इस प्रकार से संरचना बनाई जाएगी। ये कृत्रिम चट्टानें होंगी और ये समुद्र के अंदर स्थापित की जाएंगी। अब इसमें क्या होगा, समझ लो ये मछलियों के लिए घर बनाया जा रहा है। तो यहाँ आकर के मछलियाँ रुकेंगी, और अपना समझ लो मछलियों के लिए ये निवास स्थान होगा। यहाँ पर प्रजनन करेंगी और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और वो सभी ग्रुप या कहें वो सभी समुदाय जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे, जिनका जो जो मछलियों पर डिपेंड है, मतलब कि मछलियों का व्यापार करते हैं, मछलियों का उत्पादन करते हैं, तो उन लोग के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है अभी 13.02 करोड़ की लागत से। इसमें 60% केंद्र सरकार पे कर रही है, 40% राज्य सरकार पे करेगी, यानी केरल सरकार पे करेगी। तो केरल के विंझिंगम में ये शुरू किया गया है कृत्रिम चट्टानों की परियोजना। अब इसमें अलग अलग डिजाइन्स के 150 से ज़्यादा मॉड्यूल शामिल होंगे। कुछ त्रिकोणीय होंगे, कुछ फूल के आकार के होंगे, कुछ ट्यूबुलर होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो जब इस प्रकार के रहेंगी चट्टाने, तो मछलियाँ सोचेंगी कि हाँ ये प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है, और यहाँ पर जाकर वो अपना धीरे धीरे करके निवास स्थान बना लेंगी। ठीक है, तो समुद्र तल पर 12 से 15 मीटर की गहराई पर इसे जमा किया जाएगा, और जीपीएस तकनीक से ट्रैक भी किया जाएगा। केरल से रिलेटेड तथ्य को जान लेते हैं जो करंट अफेयर के अभी आए थे चर्चे में। अभी इसने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियर का शुभारंभ किया था। ऑपरेशन अमृत इन्होंने शुरू किया एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया था। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ केरल को। सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है। गोल्ड की बिक्री के लिए ये होल मार्किंग केंद्र हर एक राज्य में, हर एक जिलों में इन्होंने स्थापित किया है केरल ने। और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में ये शीर्ष पर भी रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत यहाँ पर हुई है पहला। और ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट दिया है इन्होंने। 69वां संस्करण नेहरू नौका ट्रॉफी का यहाँ पर आयोजित हुआ। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ यहीं पर होता है। केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के लिए यहाँ के विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था। और भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। ये भी देखो इसी का ही हिस्सा है। ये नीति आयोग इसमें मदद कर रहा है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, और इसी का हिस्सा ये भी है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया। पुस्तक को लेकर के ही मैं एक जरूरी संदेश आपको देना चाहता हूँ। 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप सुन लीजिए ध्यान से। दोस्तों, जब से अपनी पुस्तक आई हुई है तब से लोग इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इंग्लिश में बुक की डिमांड्स कर रहे हैं। जीके जीएस हो या फिर करंट अफेयर की हो। तो जीके के लिए बहुत ही शानदार ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की। मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिकमेंड कर चुका हूँ। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है जो जीके की और करंट अफेयर की भी इनकी आती है। तो खास बात यह है कि ये इन्फोग्राफिक का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है। मतलब कि इसमें कंटेंट तो है ही, कंटेंट में अभी आपको दिखाऊंगा भी। इस जीके की बुक में आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ में 130 से ज्यादा टॉपिक्स का मैप के माध्यम से, माइंड मैप के
के थ्रू और इन्फोग्राफिक के थ्रू बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बुक जरूर प्रेफर करना चाहिए जीके जीएस के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर की भी बुक है। करंट अफेयर की जो बुक आई है शानदार बुक है, ये भी कॉम्पैक्ट है, छोटी है बुक लेकिन बहुत ही शानदार है। और इसके अलावा इसमें भी ये कलरफुल है। दोनों ही पुस्तक जो है ये 4 कलर में है, तो इससे आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कंटेंट है इसमें, मतलब आप देखो कि हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आपको हर एक चीज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके अलावा संगम काल, गुप्त वंश, मतलब हर एक चीज बहुत ही अच्छे से दिया गया है। पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री भी, आधुनिक भारत का इतिहास भी, ठीक है। और करंट अफेयर भी आती है इनकी, तो करंट अफेयर को भी आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर की बुक में खास बात इनकी ये भी है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस बुक की कि आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, किस किस एग्जाम में। अच्छा, इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें ग्रुप डिस्कशंस वगैरह को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के लिए भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। ग्रुप डिस्कशन हुआ, पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह हुआ, उन सब के लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की, कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या बैंक का हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी हो, इन सब के लिए भी ये यूजफुल है। तो अगर आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसको ले सकते हैं। हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसका उद्घाटन दोस्तों ममता बनर्जी जी ने किया, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला या कहें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, ये 47वां संस्करण इसका 18 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहा है। सेंट्रल पार्क बोई मेला प्रांगण कोलकाता में ये शुरू हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है थीम कंट्री। इस बार की थीम कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखना, पिछली बार की जो थीम कंट्री थी वो क्या थी? स्पेन थी, स्पेन थी, ठीक है ना। और मैंने इसीलिए ये भी बताया था कि मैड्रिड, स्पेन ने ही जो मैड्रिड 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 पुस्तक मेला होने वाला है, उसके लिए इसने थीम कंट्री भारत को चुना है। थीम कंट्री किसे चुना है? भारत को। और ये होगा कब? 2025 में, ठीक है। तो याद रखना, मैड्रिड पुस्तक मेला जो होगा उसमें भारत थीम कंट्री रहेगा। और पिछली बार यानी कि 2022 में जब हुआ था कोलकाता पुस्तक मेला, उसमें स्पेन को थीम कंट्री चुना गया था। इस बार यूनाइटेड किंगडम को। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद रखना। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। इसी के बीच में 26 से 28 के बीच में कोलकाता साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोलकाता के बारे में या कहें कि पश्चिम बंगाल के बारे में जान लो। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। कोलकाता दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे बसा शहर है, ये बात ध्यान रखना, स्टैटिक में ये पूछा जाता है। ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की यहाँ की सीएम है। और सीवी आनंद बोस जी यहाँ के हैं गवर्नर। मोती झील, मिमरिक, रविंद्र सरोवर, सेंचल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। अच्छा, ये सब तो आप देख ही रहो। एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि अभी शांति निकेतन को इसको 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा होयसला मंदिर को 42वां के रूप में चुना गया है, ये भी आपको पता होगा, लेकिन होयसला मंदिर कर्नाटक में है, ठीक है। 23 + 7 यहाँ पर जिले हो चुके हैं, टोटल 30। और 294 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से जाती है। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर ओडिशा से, झारखंड से, बिहार से, इसके अलावा इधर सिक्किम से और इधर आपका असम से शेयर किया करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन बोले तो इसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए माई स्कूल माई प्राइड इनिशिएटिव शुरू किया है। ये इसी के पुराने जो अभियान है, अपना विद्यालय कार्यक्रम, उसी का एक हिस्सा है। अब इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, इनको नैतिक मूल्यों को सिखाने, नशीली दवाओं के बारे में जागरूक करने की, इनसे कैसे दूर रहना है, कानूनी ज्ञान इनको धीरे धीरे देना, सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में बताना, इन सब चीज़ों को भी लेकर के अवेयरनेस फैला रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। तो इससे शिक्षा में परिवर्तन तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं,
उनके भी समझ लो कि कैरेक्टर में काफ़ी एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी का एक हिस्सा है। मतलब कि उसी के तहत इन्होंने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया था। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करें तो ये थर्ड वाली एजुकेशन पॉलिसी है, थर्ड वाली है, तीसरे नंबर की है। और इससे पिछली जो दूसरी वाली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी। तो यानी कि 34 सालों के बाद, 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई हुई है। और नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट पूछा जाएगा तो आप बताओगे कर्नाटक। कर्नाटक है पहला राज्य, दूसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश। ठीक है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला। अगला, अब हिमाचल प्रदेश देखो, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश दिख जाएगा मैप में। धर्मशाला और शिमला यहाँ की राजधानी होती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। टोटल 12 जिले यहाँ पर हैं। विधानसभा में सीटें 68 है, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में यहाँ से 3 सीट जाती है। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों ग्रेट हिमालयन और पिन वैली नेशनल पार्क है, ये दोनों पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाति आधारित जनगणना जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो ये बनने जा रहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य होगा, सेकंड ऐसा स्टेट होगा जो जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस कराएगा। किसके बाद? बिहार के बाद। बिहार बना था पहला राज्य, बिहार बना था पहला राज्य, और अब आंध्र प्रदेश बनेगा सेकंड वाला राज्य ऐसा करने वाला। तो यहाँ के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है और अब शुरुआत हो चुकी है। 28 जनवरी तक कहा जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि ये जनगणना हो जाएगी कंप्लीट 28 जनवरी तक। अभी ये शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश ने इसकी घोषणा कब की? अभी हाल ही में, आपको पता होगा, कल भी मैंने करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कवर कराया था कि आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो उसी के उद्घाटन के बाद ही यहाँ पर ये अनाउंस कर दिए ये कि जाति आधारित जनगणना यहाँ पर कराई जाएगी और 28 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा दूसरा राज्य। पहला राज्य कौन सा है? बिहार, ये बात याद रखना। आंध्र प्रदेश देखना चाहोगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर मैप में। आज देखो राज्य से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी वजह से भी वीडियो लंबी जा सकती है। विशाखापत्तनम यहाँ की राजधानी है। जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ये यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी ये प्रमुख लोक नृत्य है, इसका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो पेप्सिको इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जागृत कोटेचा। जागृत कोटेचा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये पेप्सिको इंडिया के सीईओ हैं। ध्यान रखना इस बात को कि पेप्सिको का जो इंडिया का जो ब्रांच होगा उसके ये नए सीईओ होंगे। ठीक है ना, पेप्सिको इंडिया के, ओवरऑल पेप्सिको के नहीं। ओवरऑल में अगर बात करें तो वो चेयरमैन और सीईओ हैं रमन लगुआर्टा, जो मैं इसको भी क्वेश्चन बता चुका हूँ जब ये बने थे तो। ठीक है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये आएंगे फिलहाल जागृत कोटेचा जो है अहमद अल शेख के स्थान पर। अहमद अल शेख जो है अब ये चले जाएंगे पेप्सिको की मध्य पूर्व बिजनेस यूनिट को देखने। और इससे पहले जागृत कोटेचा जो थे वो अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, इन सब जगहों का पेप्सिको के सीईओ का पद देख रहे थे। तो मार्च 2024 से अपना पद ये ग्रहण कर लेंगे पेप्सिको इंडिया के सीईओ के रूप में। ठीक है, पेप्सिको बहुत पुरानी कंपनी है। आप देखो 1898 में ईस्वी में स्थापित हुई थी, यानी लगभग 125 वर्ष हो गए हैं इसको स्थापित हुए। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। रमन लगुआर्टा इसके चेयरमैन और सीईओ हैं। कुछ और पिछले दिनों में नियुक्तियां हुई हैं, जैसे वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जी को नौसेना संचालन का महानिदेशक यानी डीजीएनओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड की सचिव, और जया वर्मा सिन्हा का भी नाम याद रखना। जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। इसके अलावा रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ नियुक्त हुए हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव हैं। विकासशील को एडीबी का कार्यकारी निदेशक, संजीव खन्ना को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष, और करण अडानी होंगे अडानी पोर्ट्स के एमडी। गीतिका मेहता निविया इंडिया की एमडी हैं, और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। इनका नाम बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। प्रमोद अग्रवाल बीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अगला, हाल ही में किस मंदिर में गोले मेले का शुभारंभ किया गया? तो गोले मेले का शुभारंभ दोस्तों अभी जगन्नाथ मंदिर उधमपुर में किया गया।
देखो जगन्नाथ मंदिर भारत भर में 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ भगवान के लिए 2 मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो आप सब ज़रूर सुने होंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर, तो ये पुरी में है, ओडिशा में है। और दूसरा जगन्नाथ मंदिर है ऊधमपुर में। ऊधमपुर पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जगन्नाथ मंदिर में गोले मेला का शुभारंभ किया गया। गोला मेला जो होता है ये द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक होता है, ठीक है। तो द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों में एक बार जो आता हो। तो अभी ये यहाँ पर आयोजित हुआ और इस अवसर पर गोला मेला आयोजित किया जाता है, गोले मेला। ठीक है जी। चलो अगला, किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? तो अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से जीता हुआ है। संयुक्त रूप से सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता हुआ है। और विंग्स इंडिया अवार्ड जो है ये भारत के एयरपोर्ट्स को सम्मानित करता है। होता क्या है कि जब दुनिया भर के एयरपोर्ट्स की रिपोर्ट आती है, अब उसमें अपने एयरपोर्ट बहुत पीछे रह जाते हैं। इस वजह से इंडिया में भी जाहिर कर दिया जाता है। यहाँ पर देखो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये अवार्ड दे भी रहे हैं, विंग्स इंडिया अवार्ड। तो यहाँ पर 2 एयरपोर्ट इस बार याद रखना है। जैसे ही ये आए तुरंत आप जो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है उसको मत बोलना, रिकॉल कर लेना। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है? तो आप बताओगे चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कहाँ का है ये भैया? ये है सिंगापुर का। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अभी स्काई ट्रैक्स की जो आई थी रिपोर्ट, स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट आई थी, तो उसका वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट उसमें घोषित किया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। तो 25 मिलियन से अधिक, अच्छा ये कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें बेंगलुरु एयरपोर्ट को 25 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को संभालने के लिए 25 MPPA ट्रैफिक अवार्ड भी मिला है। MPPA बोले तो मिलियन पैसेंजर पर एनम कह सकते हो। तो 25 MPPA ट्रैफिक अवार्ड इसे मिला है। इसके अलावा स्काईवेज एयर सर्विसेज जो है ये सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीती है। तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत अच्छे से आज का करंट अफेयर तैयार कर लिया है। इसकी PDF भी आप डाउनलोड करके टेलीग्राम से रिकॉल कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी देख लेते हैं। कल मैंने पूछा था स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये किसकी मूर्ति है, प्रतिमा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी 2004 में? तो वो तमिल बनी हुई थी। और अभी के टाइम पर टोटल 9 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था। इसके अलावा प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। एंड हाँ, ये जो मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक आपको रिकमेंड करी हुई है इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर की और इनकी इंसाइक्लोपीडिया की, इसको आप जरूर चेकआउट कीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।